हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आप लोग जो मॉडल पेपर जारी हुआ है इसमें हम लोग देखने वाले हैं आप लोग का सेट 3 का डिटेल सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, झारखंड बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी हुआ है क्लास 10 का, उसमें सेट 3 का हर एक आंसर देखेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। जो मॉडल पेपर है इससे आप लोग का सवाल आना ही आना है, इसलिए हर एक मॉडल पेपर को सॉल्व जरूर कर लीजिए, उसका आंसर जरूर देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि उससे संबंधित भी कोई अगर सवाल आता है तो आप लोग उसको बना सके। और दोस्तों आप लोग बता दें, साइंस का सेट 1 सेट 2 अपलोड कर दिया है, मैथ का सेट 1 सेट 2 अपलोड कर दिया है क्लास 10 का, इंग्लिश भी अपलोड कर दिया है, साथ में 9 का भी और 11 का भी अपलोड हो, चाहे 1-2 सेट, 12 का भी अपलोड जल्द कर देंगे। बस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर एक वीडियो आपको देखने को मिले। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बता दें, आप लोगों का जो मॉडल पेपर है इसमें 5-5 सेट 10 और 12 का जारी किया गया है, जिसको बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इससे एग्जाम में आप लोग जरूर सवाल रहेंगे। और समझ के बनाइए, ठीक है, समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों समझना ज्यादा जरूरी है। समझिएगा तो आप लोग क्या होगा, दूसरा उस तरह से कोई क्वेश्चन देगा उसको भी बना लीजिएगा। तो चलिए हर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल क्या हम लोग का, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर परावर्तन कोण शब्द आया है, मतलब क्या, मान लीजिए कोई एक दर्पण है, इस तरह से एक तरफ पेंटेड है, इस तरह यहाँ पे एक रेखा ऐसे आती है किरण और ऐसे निकल जाती है। यहाँ पर क्या होता है, बीच में अभिलंब होता है। तो ये दोस्तों जो कोण होता है ना, ये कोण, ये एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होता है दोस्तों एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण, और ये दोनों कोण दोस्तों बराबर होता है। यानी कि दोस्तों ये वाला अगर 60 डिग्री है तो ये वाला भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा ना, बिल्कुल सही। तो दोस्तों सही क्या हो जाएगा इसका, 60 डिग्री। याद रखिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यही तो परावर्तन का नियम है। कितना नियम होता है दोस्तों, 2 गो होता है परावर्तन का नियम, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए मुख्य अक्ष, मान लीजिए अवतल दर्पण है, कोई दर्पण मान लेता अवतल, ये मुख्य अक्ष हो गया। बोल रहा आने के बाद, टकराने के बाद, मतलब परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, यहाँ से पार हुई, इधर से जाएगा तो यहाँ से पार होगा, तो इस बिंदु को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, पहले बताए हैं आप लोग को। जी हाँ बिल्कुल, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमेशा जब परावर्तन के बाद ये दोस्तों मुख्य फोकस से पार होती है, मतलब यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 3 नंबर, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी भैया। वक्रता त्रिज्या दे दिया है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोकस फोकल लेंथ। तो एफ इक्वल हम लोग जानते हैं क्या होता है, r/2। जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि 54/2। 54 का आधा कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 27 आंसर। कितना बढ़िया। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है ना कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब बोल रहा अवतल दर्पण के सामने आप वस्तु को कहां पर रखेंगे जिससे बराबर आकार का, मतलब जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है, और उल्टा बने। तो दोस्तों जब हम लोग केंद्र में रखते हैं ना तो बनता है, तो यहाँ पर वक्रता केंद्र से ही हो जाए। दोस्तों एक बात ही आप समझ लीजिए, आप लोग ये सारा चीज याद कर लीजिएगा, क्या, इमेज फॉर्मेशन, कि कहां पर वस्तु को रखने से कहां उसका प्रतिबिंब बनता है और प्रकृति कैसी होती है, छोटा बनता है कि बड़ा बनता है। इससे दोस्तों एग्जाम में सवाल फिक्स है, इसलिए जरूर याद कर लीजिए, कम से कम कहां पर रखने से कहां पर बनता है ये तो जरूर याद कर लीजिए। अवतल दर्पण अवतल लेंस, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस का, ठीक है। और दोस्तों बता दें आप लोग का, जो अवतल दर्पण जो इमेज बनाता है ठीक उसी प्रकार से उत्तल लेंस बनाता है, और अवतल लेंस जो बनाता है वो उत्तल दर्पण बनाता है, ठीक है, मतलब उसी तरह का मिलता जुलता बनता है। अगला सवाल 5 नंबर देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में, नहीं नहीं भैया, यहाँ तो हम लोग उत्तल दर्पण करते हैं। गाड़ी की हेडलाइट में, बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। आप लोग जानते हैं गाड़ी का हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। क्यों होता है, क्योंकि वो लाइट को एक जगह पे केंद्रित कर दे, कहाँ पर, रोड पर, तब ना जो लाइट दिखेगा। तो याद रखिए, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सी घटना है। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई कांच का स्लैब है, ठीक है, यह हवा से प्रकाश आ रहा है, उसको जाना सीधा चाहिए था लेकिन यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो ये दोस्तों क्यों होता है, कौन सा कारण से ये आता है, इस तरह से थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, क्यों। ये दोस्तों जो होता है इसको कौन सा प्रक्रिया बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। जब कोई एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें विचलित होता है उसका पाथ में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। अपवर्तन के भी दोस्तों 2 नियम होता है, एग्जाम में पूछ सकता है, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो दोस्तों वायु में सबसे अधिक होती है, क्योंकि वायु का जो अपवर्तनांक है दोस्तों इन तीनों से
कम होता है, और जिसका आवर्तनांक जितना कम उसमें प्रकाश की चाल उतना अधिक। उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हीरा का आवर्तनांक सबसे ज्यादा है, तो हीरा में प्रकाश की चाल सबसे मंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। बोला उत्तल लेंस के सामने कहां पर वस्तु को रखे कि उसका सीधा और आवर्धित मतलब सीधा और बड़ा बनेगा। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस लगभग सेम सेम इमेज बनाता है। तो यहां पर दोस्तों अगर हम लोग प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखें, ये हो गया उत्तल लेंस, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, तो यहाँ और यहाँ F1 होता है, यहाँ F2 होता है। ठीक है। तो इसके बीच में अगर कहीं हम वस्तु को रखें यहाँ पर, तो प्रतिबिंब इसका सीधा और आवर्धित बनता है। ठीक है, याद रहेगा ना। और इससे इसलिए कह रहा हूं मैं, देखिए हर एक क्वेश्चन में आप लोग का कहीं कहाँ पर रखने से कहाँ बनता है ये पूछ ही रहा है, लगभग क्वेश्चन आप लोग का है ये वाला। ठीक है, तो इसको जरूर याद कर लीजिए, कहाँ पर रखने से कहाँ बनता है, जिसको वो कहते हैं इमेज फॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। दोस्तों लेंस की क्षमता है उसका मात्रक डायोप्टर होता है, बहुत बार बताया है, बहुत आसान सवाल, उसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। 10 नंबर, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन। देखिए कोई भी वस्तु का कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है या कितना गुना प्रतिबिंब बन रहा है, यही तो होता है आवर्धन। अगर आवर्धन 4 हो गया तो वस्तु 4 गुना बड़ा बन रहा है, यहाँ पर 3 गुना बड़ा बन रहा है, यानी कि आवर्धन कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही 3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग पहले भी आया था, तो समझ लीजिए दृष्टिपटल हो या रेटिना, कोई एक ऑप्शन में रहेगा तो उसको टिक मार दीजिएगा। ठीक है, दृष्टिपटल या रेटिना में आप लोग का प्रतिबिंब बनता है मानव आंख में। आप लोग क्या, मेरा भी बनता है, सबका बनता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट का वस्तु देख सकता है पर भैया जी दूर का वस्तु नहीं देख सकता है, तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो क्या होता है, इसमें हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। और दूर दृष्टि दोष होता तो उत्तल लेंस। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। दूर बिंदु मतलब अनंत। ठीक है, दूर बिंदु कहाँ होता है, अनंत पर। अगर निकट बिंदु बोले तो 25 सेंटीमीटर, यहाँ दूर बिंदु बोला है तो अनंत हो जाएगा। ये नहीं कि सर निकट बिंदु बोला है तो जीरो मार देंगे, निकट बिंदु मतलब जीरो नहीं जी, मिनिमम डिस्टेंस जहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ दूर बिंदु क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है। हम लोग खाना खाते हैं, खाना को पचाने की जरूरत होगा, तभी ग्लूकोज बनेगा, तो पचाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा। तो ऑक्सीजन मेन है, श्वसन मेन है, बिना श्वसन का भैया कुछ नहीं हो सकता है। तो श्वसन के द्वारा ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, खाना खाते हैं, पचता है, फिर ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, तब ना हमें ऊर्जा मिलता है, ऐसे थोड़े मिलता है। और ऊर्जा है तभी तो आप पढ़ रहे हैं, तभी तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, वरना तभी सुतल रहते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए, चिप्स के पैकेट में विकृति गंधता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। दोस्तों तो चिप्स का पैकेट, नाम सुन के मुंह में पानी आ रहा है क्या, जो खाते हैं आप लोग कुरकुरे, लेज, टेढ़े मेढ़े, अब तो क्या आ गया है, फन स्टिक, क्या क्या आ गया है, बिंगो, टेढ़े मेढ़े, क्या क्या आ गया है। तो ये सारा चीज में देखते हैं पैकेट खुला हुआ रहता है, उसमें गैस भरी रहती है। कौन सा गैस दोस्तों, तो नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी रहती है, ताकि जो उसमें चीज खाना है, जो कुरकुरे है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना कर सके, ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। आप लोग अभी दुकान गए हैं, दुकानदार को बोले कि भैया जी आप मुझे कुरकुरे दे दीजिए, 5 रुपये दे दिए उनको। अब वो आपको चिप्सा वाला पैकेट पकड़ा देता है, मतलब जिसमें हवा निकल चुका है, फुस हो चुका है। ठीक है, तो आप खाइएगा उसको तो एकदम स्वाद कड़वा लगेगा, मतलब कड़वा क्या, खराब लगेगा, उसका स्वाद नहीं मिलेगा। तो क्या उसको लेते हैं आप लोग, नहीं 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 सर भैया ये वाला मत दीजिए, मुझे फुला वाला दीजिए। क्यों, क्यों कुरकुर होता है, खाने में मजा आता है ना, इसलिए। तो ये नाइट्रोजन भरा रहता है उसमें गैस, क्यों, ताकि उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना कर सके। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना दोस्तों संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जंग लगना मतलब जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, जिसमें जंग क्या, जैसे आयरन अगर अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से तो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बना लेगा, इस प्रकार। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया है। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो पहले उपचयन का मतलब समझ लीजिए। उपचयन मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का योग, और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का ह्रास। तो ऑक्सीजन का जोड़ना, तो इसमें किधर ऑक्सीजन जोड़ रहा है, देखिए यहाँ सी है, से CO बन गया, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब भैया इसका उपचयन हो गया, किसका, सी का, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अपचयन की बात होता तो देखिए ZNO है, उस से ऑक्सीजन हट गया ZNO से, तो ZNO अपचयित हो रहा है, अपचयन हो रहा है उसका। ठीक है। 18 नंबर, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। दोस्तों रासायनिक समीकरण दिया गया है, उसमें संतुलित पूछा है, मतलब दोनों तरफ का परमाणु संख्या बराबर होगा। चलिए चेक करते हैं। इधर एगो इधर भी एगो, इधर NO3 इधर भी NO3, इधर सोडियम तो इधर भी एगो सोडियम, इधर क्लोरीन एगो
तो इधर भी क्लोरीन है। वाह, पहला ऑप्शन में ही आप लोगों को मिल गया, तो बाकी चेक ही नहीं करना होगा, यही संतुलित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? दोस्तों लोह चूर्ण यानी कि लोहा, लोहा यानी कि Fe, फिर S, तो जब Fe पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl डालते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो ये दोस्तों बना लेता है FeCl2, ठीक है, और प्लस H2। देखिए इसको संतुलित भी करना पड़ेगा, मतलब क्या, फेरस क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस फुर्र करके उड़ जा रहा है। ठीक है, उड़ जा रहा है ना। देखिए यहाँ क्यों ऐसा अभिक्रिया, क्योंकि जो आयरन है दोस्तों वो यहाँ पर हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है। हाइड्रोजन को फटाक से हटा देगा, बोला तू हट उसके बैलेंस से, और उसका क्लोरीन टू ले लेगा और बना लेगा FeCl2 बना लेगा, और क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस फुर करके निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, फेरस क्लोराइड बोलिए या फिर आयरन क्लोराइड, एक ही बात है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, दिए गए एक पदार्थ में कौन रंग या सूचक की तरह व्यवहार। देखिए रंग या सूचक बोला है, मतलब जिसमें रंग बदल जाता है अम्ल या क्षारक के माध्यम में। तो रंग कौन बदलता है? लिटमस, नीला को लाल करता है, लाल को नीला, कौन? अम्ल और क्षार। ठीक है, बाकी वेनिला, प्याज, लौंग का तेल, ये सारा दोस्तों गंधीय सूचक है। नेक्स्ट देखिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? भैया हड्डी क्यों तोड़ेंगे? हड्डी जब आप पढ़ेंगे नहीं, जब बोर्ड एग्जाम अच्छा नंबर नहीं आएगा तो हड्डी टूटना ही है भैया, तब तो पिताजी से मार खाना ही है ना। तो समझ लीजिए कौन सा सॉल्यूशन का यूज होगा। देख लीजिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4.12H2, जिसको हम लोग कैल्शियम हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोग जब टूटे फूटे हड्डी लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास तो इसी का प्लस्तरा गया था, इसलिए बोलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और इसमें जब दोस्तों वातावरण से मान लीजिए हड्डी टूट गया, बाहर आ गए प्लास्टर करा के, बाहर में ऑक्सीजन मिला, हवा मिला, मॉइस्चर मिला, तो वो अभिक्रिया कर लिया और वो क्या बना दिया, CaSO4.2H2। इतना हार्ड होता है ना कि किसी के सिर में मारिएगा तो सर फूट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, देखिए वही चीज पूछा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अभी बताया मैंने, CaSO4.12H2। नेक्स्ट 23 नंबर, दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है? कौन सी अभिक्रिया हो रही है समीकरण? आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है और जल बना दे रहा है, मतलब जुड़ना मतलब संयोजन अभिक्रिया। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिए दोस्तों, खट्टा फल चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्वतंत्रा बोल रहे हैं, संतरा हो, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो आंवला हो, सब में दोस्तों साइट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और 25 नंबर देखिए, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? बोल रहा है दोस्तों, कोई विलयन है जो अंडा का सफेद रंग का पिसा हुआ कवच होता है उससे अभिक्रिया कर लेता है और एक गैस उत्पन्न करता है, जो चूने का, जो गैस उत्पन्न हो रहा है क्या, चूने के पानी को दूधिया कर दे रहा है। तो इस विलयन में होगा, तो इस विलयन में क्या होगा? तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोग मेहनत करना है, सीधा एनसीईआरटी का सवाल है और कहीं का नहीं है, तो एनसीईआरटी निकाल के देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए और इसका आंसर सभी लोग जरूर बोलेगा, मैं आप लोग आंसर का इंतजार करूंगा। यहाँ तक जो देख रहे हैं दोस्तों पेशेंस से, आप लोग बिल्कुल अच्छा नंबर लाने के लिए ही देख रहे हैं और इसलिए इतना पेशेंस से देख रहे हैं, तो इसलिए इसी प्रकार मेहनत करते जाइए, मेहनत को और बढ़ाइए और आगे बहुत पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कोई विलय नीले लिटमस को लाल कर देता है जिसका पीएच संभवतः होगा। अभी मैंने बताया कि नीला को लाल कौन करता है? भैया जी लाल बहुत डेंजर है, अम्ल इतना, मतलब अम्ल क्या है, इतना डेंजर है कि वो लाल कर देता है। किसको? नीला को। तो कोई नीले लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल करता है, तो अम्ल का पीएच 7 से कम यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला 27 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 27 में बोल रहा है अमीबा अपने किस अंग से भोजन का पाचन करता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भोजन का पाचन, भोजन ग्रहण नहीं बोल रहा है। भोजन अगर ग्रहण बोलता तब तो कुटपाद हो जाता, लेकिन भोजन का पाचन कहाँ हो रहा है? तो दोस्तों इसका भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाए, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल बोल रहा है पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? दोस्तों ये सवाल आप लोगों का फिर से और एक बार आया था, या फिर ये एक्चुअली अगर एंजाइम की बात करें तो ट्रिप्सिन एंजाइम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पित्त सही हो जाएगा, पित्त ऑप्शन में है आप लोग का, पित्त से आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? तो प्राणी समभोजी पोषण दोस्तों आप लोगों को पहले ही बताए थे, अमीबा में होता है। कैसे होता है? किस तरह से कोई अमीबा है और यहाँ पर कोई कीट है, ठीक है, कोई कीड़ा मकोड़ा, और इस तरह से अमीबा अपना संरचना इस प्रकार कर लेता है कि वो कीट उसके अंदर में आ जाता है। ठीक है, चारों तरफ से उसको घेर लेता है और फिर अपना जो खाद्य रिक्तिका उसमें ले लेता है, फिर वहां से उसका पाचन हो जाता है। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में 2 होता है, एक मतलब एक बायां अलिंद एक दायां अलिंद, तो दोनों में 2-2 करके कोष्ठ होते हैं, तो दोनों 2-2 करके
4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सॉरी डी सही हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? तो दोस्तों यहाँ पर पित्त जो है ना, पित्त भोजन के माध्यम को क्षार बना जाता है। पित्त से पित्त रस स्रावित होता है जो कि काफी कड़वा होता है, ठीक है, तो वो भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। अगला सवाल, उत्सर्जन तंत्र क्रियात्मक इकाई है, तो उसको बोलते हैं विट्टाणु या नेफ्रॉन, जो बोलना है बोलिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? बोल रहे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मतलब जब पेड़ पौधों में अतिरिक्त जल हो जाता है तो उस जल को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही निकाल दिया जाता है, मतलब वाष्प के द्वारा। तो देखिए क्या बोल रहा है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तक खनिज लवण के संवहन ऊपरी मुखी गति के सहायक। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन होता है तभी तो पत्ते को फिर जल का जरूरत होता है, तभी तो जड़ से उस जल को खींचता है, तो ये तो सही हो गया, उसमें हेल्प करता है। यह पौधों में ताप का नियमन करता है, बिल्कुल करता है, ताप नियंत्रित करता है। यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है। दोस्तों जब वाष्पोत्सर्जन होगा तो जल उसमें से निकल जाएगा, फिर उसको जल की मात्रा का चाहिए, तो क्या करता है, जल की गति के लिए भी बल प्रदान करता है। लेकिन यह भोजन का संवहन भैया जी नहीं करता है, क्योंकि ये दोस्तों कर लेता है आप लोग का भोजन का संवहन कौन करता है, फ्लोएम कर लेता है, ठीक है। 33 में हो गया। 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पौधा है? तो याद रखिए दोस्तों, पपीता जो है, पपीता एकलिंगी पौधा है यहाँ पर, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चित्र में दिखाया गया दोस्तों, यहाँ पर एक मुकुल दिखाया गया है, ठीक है। मुकुल देखिए थोड़ा देर बाद बड़ा होगा, मतलब थोड़ा देर नहीं, थोड़ा दिनों बाद बड़ा होगा और वो टूट के अलग हो जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, मुकुलन को दिखाया गया यहाँ पर बी में, ठीक है, बी में मुकुलन को दिखाया गया है। अगला सवाल देखिए क्या बोला है, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन जो है वो लड़कों में यानी पुरुषों में जो आप लोग का यौनावस्था है उसके लक्षण को नियंत्रित करता है, याद रख लीजिएगा। और स्त्रियों में होता है दोस्तों प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो मादा जनन तंत्र का भाग दोस्तों यहाँ पर गर्भाशय हो जाएगा, ठीक है। बाकी शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी, सारा चीज नर जनन तंत्र का है, बाकी सिर्फ गर्भाशय ही जो मादा जनन तंत्र का भाग है। हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? तो दोस्तों देखिए, जैव मात्रा में भी सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, पवन ऊर्जा में भी होता है, भूतापीय ऊर्जा में भी होता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा में दोस्तों यहाँ पर सौर ऊर्जा का कोई आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि सौर ऊर्जा का अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न ही नहीं होता है, खुद से उत्पन्न होता है, मतलब खुद से वही बॉम्बार्डिंग करके हाइड्रोजन हीलियम। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय मतलब क्या, जो बार बार हमें मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ सूर्य जो है सौर ऊर्जा, वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। और अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा का उदाहरण स्रोत नहीं है? दोस्तों जैव मात्रा का उदाहरण का स्रोत नहीं है। जैव मात्रा मतलब जो जीवों से, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, तो कोयला मिल रहा है ना, नाभिक ऊर्जा भी नहीं होगा, गोबर गैस भी नहीं होगा और लकड़ी भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुल आप लोग का 40 सवाल। और दोस्तों एक बात बताऊं आप लोगों को, मैंने ये पूरा वीडियो और एक बार रिकॉर्ड किया था, लेकिन थोड़ा भी उसमें साउंड नहीं आया था, इसलिए मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, टाइमिंग 10:15 हो रहा है, अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग को सुबह में मिल जाएगी, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए, अपना तैयारी बेहतर करने के लिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।